जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में, जिसमें हम आपको MP टेट वर्ग 3 के लिए हिंदी की क्लास ले रहे हैं। और आज हमारी हिंदी की जो है वो दूसरी क्लास है, जिसमें हम आपको व्याकरण का पहली जो क्लास है उसमें हमने आपको व्याकरण पढ़ाया था और व्याकरण का परिचय दिया था, जिसमें हमने स्वर आपको पढ़ाए थे। आज की हमारी क्लास जो व्याकरण की सेकंड क्लास है, जिसमें आज हम आपको व्यंजन पढ़ाएंगे। और ये जो क्लास है आपकी एग्ज़ाम तक चलेंगी। आपको हम थ्योरिकल क्लास ले रहे हैं, आप चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी PDF ले सकते हैं। रोज़ शाम को आपको 7 बजे 7:30 बजे आपको रोज़ आपकी ये क्लास मिल जाएगी। और ये जो क्लासेस हैं हमने आपके MP टेट जो अभी नई वैकेंसी आई है उसको ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस ले रहे हैं हम। और ये क्लासेस आपकी तब तक चलेंगी जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। तो आप ज़रूर, आपको पूरा इसमें सिलेबस कराया जाएगा। आप चाहें तो ये क्लास पूरी लें और आप खुद कहेंगे आपके एग्ज़ाम तक हम इनमें कहीं भी गैप नहीं करेंगे और रोज़ आपकी ये क्लास लिया करेंगे। तो आप ज़रूर इन क्लासों को ज्वाइन कर लें। इससे पहले हमने इसकी एक फर्स्ट क्लास ले ली, आज की हमारी ये क्लास जो है वो दूसरी क्लास है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि MP GK की भी क्लासेस चलती हैं हमारी। आप अगर MP GK भी पढ़ना चाहते हैं तो MP GK भी रोज़ चलता है, रोज़ क्लास आती है MP GK की। और इसके अगर हम आपको बता दें कि ये जो कुछ दिन में आपके लिए MP टेट की मैथ की क्लास भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज अभी हमने हिंदी की क्लास स्टार्ट कर दी है, अब हम कुछ दिन बाद MP टेट के लिए मैथ की क्लास भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप कहीं मत जाइए, आप पूरी क्लास को वॉच कीजिएगा। आपको MP टेट के एक जो सिलेबस है, नया सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, थ्योरिकल पढ़ाया जाएगा। देन हम इसके बाद आपको इसके MCQ भी लगवाएंगे। तो आपको पूरी जो तैयारी है हम प्रॉपर आपको पूरी तैयारी करवाएंगे। तो आप, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप पहले एक बार क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए। देन आप शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। शेयर, क्लास को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर कीजिए। और हमने आज इसकी सेकंड क्लास लेंगे और पहली क्लास हो चुकी है, तो आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस बना सकें और अच्छे अच्छे आपको हम बताएं तो नोट्स भी देंगे। तो नोट्स भी आपको बहुत अच्छी प्रॉपर मिलेंगे। आप चाहें तो नोट्स से भी पढ़कर और अपनी तैयारी कर सकते हैं क्लास को देखने के बाद। ठीक है, चलिए तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने कल आपको क्या पढ़ाया था, सबसे पहले एक बार हम वो देख लेते हैं, एक क्विक रिवीजन, ताकि अगर कोई जो हमारे मैम या सर हमारे से नए कोई जुड़े हुए हैं तो उनको भी पता चल जाए कि वो क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या हमारा टॉपिक क्या चल रहा है ना। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको कल का रिवीजन करवा देते हैं, ताकि आज जो भी इस क्लास को लेंगे तो वो कल के क्लास के अकॉर्डिंग ही आज का पढ़ लेंगे, है ना, उसको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हमने कल पढ़ा था व्याकरण क्या है। हमने बताया था व्याकरण एक ऐसा शास्त्र होता है जो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। इसके बाद हमने देखा था कि व्याकरण के अंग, तो व्याकरण के 3 अंग थे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इसके अलावा हमने देखा था कि मुख्यतः तो 3 ही अंग होते हैं, लेकिन इसके अलावा एक पद विचार भी एक नया अंग, मतलब कि एक और फोर्थ नंबर का अंग आ जाता है। लेकिन हम मुख्य रूप से कितने अंग मानते हैं, तो मुख्य रूप से हम 3 अंग ही मानते हैं। फिर हमने इसके बाद ध्वनि या अक्षर पढ़े थे, क्या होता है, तो ध्वनि या फिर ध्वनियों का समूह जिसे सांस के एक झटके में उच्चारित किया जा सके,
उच्चारित किया जा सके उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि वह वर्ण होता है जिसका जो नष्ट नहीं होता, और ध्वनि अक्षर को जो है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई बोला जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद हमने देखा था वर्ण क्या होते हैं। तो वर्ण में हमने पढ़ा था कि हम कल का रिवीजन करवा रहे हैं, इसलिए हम थोड़ी स्पीड रख रहे हैं। आज की क्लास करेंगे तो हम नॉर्मल ही जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाएंगे, लेकिन ये स्पीड से इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि ये तो कल का पढ़ाया हुआ है, तो एक बार हम जल्दी से रिवीजन करने के लिए पढ़ा रहे हैं इतना स्पीड में। ठीक है, चलिए। तो हमने फिर इसके बाद वर्ण पढ़ा था। तो वर्ण क्या होते हैं, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, जिसके और सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते। और इसको मतलब कि ये जो वर्ण होता है वो क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। इसको आप याद रखें, ये कौन सी इकाई होती है, लिखित इकाई होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि एक रजत एक शब्द है, लेकिन इसको अगर हम तोड़ें रा, अब रा को और भी ज़्यादा मतलब इस वर्ण को हम और भी ज़्यादा क्या विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे सूक्ष्मता रूप है। तो यही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ठीक है, फिर हमने इसके बाद क्या देखा था, हमने इसके बाद देखा कि वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णों को निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था से जमी हुई मतलब एक वर्णों की माला को ही हम क्या कह देते हैं, वर्णमाला कह देते हैं। और वर्णमाला में जो आ अक्षर है वो ईश्वर प्रदत्त वर्ण माना जाता है, और हा जो है वो वर्णमाला हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण माना जाता है। वर्ण के प्रकार देखे थे हमने, तो वर्ण के दो प्रकार थे, एक स्वर और एक व्यंजन। ये हमने कल देखा था। फिर हमने देखा वर्णमाला का, हमने एक चार्ट बताया था आपको कि वर्णमाला स्वर और व्यंजन दो वर्ग में बटा हुआ होता है। फिर स्वर भी दो वर्ग में बटा होता है, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व में कौन आ जाते हैं, 4 वर्ण आते हैं, जिसमें छोटा आ, बड़ा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि आता है। वहीं दीर्घ वर्ण कितने होते हैं, तो 7 वर्ण होते हैं, जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ आ जाते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा व्यंजन के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो जो स्पर्श व्यंजन है उसमें कितने वर्ण आते हैं, 25, जिसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के 25 शब्द वर्ण, और इसके अलावा ड़ा और ड, ये 2 वर्ण अलग से। तो ये टोटल मिलके कितने हो जाते हैं, 27 वर्ण किस में जाते हैं, स्पर्श में। अंतस्थ में कितने आते हैं, 4 आते हैं, जिसको य लवा बोला जाता है। फिर ऊष्म में भी कितने आते हैं, 4 आते हैं, जैसे शा, शा, सा, हा। ठीक है, फिर आगत 2 वर्ण होते हैं, जा और फ। और इसके अलावा संयुक्त कितने वर्ण होते हैं, 4 होते हैं, जो क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रा। और टोटल मिला के अगर देखें तो हमारी पूरी वर्णमाला में 52 शब्द होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से 11 वर्ण हमारे स्वर के होते हैं और 41 वर्ण जो होते हैं वो किसके होते हैं, व्यंजन के होते हैं। ये हमने क्या था, कल देख लिया था ये चार्ट भी। इसके अलावा हमने स्वर देखे थे कि हिंदी भाषा में कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। इसके अलावा हमने स्वर के प्रकार देखे थे कि जो कांता प्रसाद गुरुजी हैं उनके अनुसार 2 प्रकार के स्वर होते हैं, एक मूल स्वर होता है, एक संयुक्त स्वर होता है। मूल स्वर जो कि दूसरे स्वर से मिलकर नहीं बना होता है, स्वयं मतलब एक ही स्वर से मिलकर बना होता है, जबकि संयुक्त स्वर जो रहते हैं 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा अगर मूल रूप से स्वर देखें तो 3 प्रकार के होते थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, है ना। ये हमने कल देख लिया था। अगला देख लेते हैं, ये भी कल देखा था कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। तो ह्रस्व स्वर जो हिंदी व्याकरण में जिन वर्णों का उच्चारण कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ या री आ जाता है। इसके अलावा दीर्घ स्वर जो देखा था, तो जो ह्रस्व स्वर होते हैं उसके इससे ज़्यादा समय लगता है जिन वर्णों को उच्चारित होने में,
तो उनको हम दीर्घ स्वर में कह देते हैं। तो इसमें बड़ा आ जाता है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, है ना, ए आई ओ औ ये आ जाते हैं। फिर इसके बाद हमने दीर्घ स्वर देखे थे कि किस किस से मिलकर बने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने प्लुत स्वर देखा था। तो प्लुत स्वर क्या होता है, किसी वर्ण को मतलब कि दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय के लिए मतलब समय में उच्चारित होता है, तो उसको हम क्या किस में रख लेते हैं, प्लुत स्वर में रख लेते हैं। फिर चलिए अब हमारी आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। आपने कल का हमने थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवाया, थोड़ा स्पीड में करवाया, जिससे कि अगर आज से कोई हम जो भी मैम या सर हैं हमसे जुड़े हुए हैं, तो वो अब जो हमने कल पढ़ाया था तो उसके अकॉर्डिंग आज वो कंटिन्यू करेंगे, तो उनको थोड़ा जो है समझ आएगा कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था और अगली क्लास अब हम जो हमारी क्लास है आज उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा कनेक्ट करने में दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। और जिसने कल की क्लास नहीं देखी तो एक बार वो आज की क्लास ख़त्म होने के बाद कल की क्लास ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको पूरा जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ आपके पास नोट डाउन हो सके, ठीक है। चलिए आज की हमारी क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आपने जो हमारी क्लास है उसको लाइक कर दिया होगा और क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया होगा। और जो अभी मैम सर हमारे से नए जुड़े हैं, वो अगर उन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रोज़ की जो हमारी क्लासेस है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए चलते हैं हमारी आज की क्लास को देखते हैं। कल हमने स्वर पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं। तो व्यंजन क्या है, तो हिंदी भाषा में जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। देखिए, स्वरों को उच्चारित करने के लिए हमें किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन व्यंजन को उच्चारित करने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, स्वरों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने ना वर्ण लिखा है, तो ये जो ना वर्ण है ये किससे मिलकर बना होता है, तो ये ना, आधा ना और आ से मिलके बना होता है। तो ये जो एक वर्ण है, लेकिन हमें पूरा अगर इसको उच्चारित करना है तो हमको इस स्वर की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके ये क्या हो जाएगा, पूरा ना बनेगा। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए हमको स्वरों की आवश्यकता होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहा जाता है या व्यंजन कहा जाता है। अब हिंदी वर्णमाला में हम देखें तो 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, 33 व्यंजन वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में, जो कि का वर्ग से, चा वर्ग से और ता वर्ग से, है ना, ये इनसे आते हैं। तो जैसे कि का, खा, गा, चा, छा, ता, था, दा, भा, ना, मा, ये पूरे हा तक जो है, का से लेके और कहाँ तक, का से लेके और हा तक, ये पूरे कितने होते हैं, तो ये पूरे जो है 33 वर्ण होते हैं। अब ये कैसे होते हैं हम देख लेते हैं इसमें, और इसके अलावा कौन कौन से वर्ण होते हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें जो व्यंजन होते हैं, अच्छा इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और भी देखें कि व्यंजन को और क्या कह सकते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ या घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती। अच्छा, हमने स्वर में पढ़ा था कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु जो है बिना रुकावट के ही मुख से बाहर आ जाती है, तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहते थे, स्वर कहते थे। लेकिन व्यंजन में क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का मतलब वायु रुकावट के साथ या फिर घर्षण के साथ हमारे मुख से निकलती है, उन्हें हम क्या कह देते हैं, व्यंजन कहते हैं। और अगर इन व्यंजनों मतलब कि ये जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है और इसमें है ना 33 इनकी संख्या होती है, जो कि हमने देख ली है, ठीक है। और इसके अलावा देखें तो संयुक्त और विकसित व्यंजनों को मिलाकर इनकी अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें वैसे तो इनकी 33 होती है, लेकिन अगर इनमें हम संयुक्त और विकसित व्यंजनों को मिला दें तो फिर इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 39 हो जाती है, ठीक है, 39 हो जाती है। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं
कि कौन कौन से वर्ण होते हैं, 33 वर्ण कौन से होते हैं, तो का वर्ग के पूरे का खा गा, है ना। एक चा वर्ग के, तो का वर्ग के कितने हैं, 5 हैं। फिर वहीं पर अगर देखें चा वर्ग के भी कितने हैं, 5 हैं। फिर टा वर्ग के पूरे 5, और फिर ता वर्ग के, और फिर पा वर्ग के। तो हमारे पास कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5, तो 25 तो यही हो गए। फिर इसके अलावा हम देखें तो या वर्ग के कितने हैं, 4 हैं। 25 और 4 कितने हो गए, 29 हो गए। और फिर शा वर्ग, कौन सा, शा, शा और सा और हा, है ना। तो ये कितने हो गए, 4। तो 29 और 4 कितने हो गए, तो 33। तो हम पे टोटल जो है कितने वर्ण हो जाते हैं इसके, तो टोटल वर्ण हमारे पास कितने हो गए, 33 वर्ण हो गए। ठीक है, कितने हो गए हैं, 33 वर्ण हो गए हैं। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, कितने वर्ण हो गए, 33 हो गए। अब देखा जाए तो ये जो क्षत्रिय और त्रिशूल, ज्ञानी और शा, ये जो है क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और शा जो हैं, ये वास्तव में व्यंजन वर्ण नहीं होते हैं, बल्कि ये कैसे होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। अभी हमने बोला था कि संयुक्त और विकसित व्यंजनों को मिलाकर इनकी संख्या कितनी हो रही थी, 39 हो रही थी। तो देखिए ये 33 आपके पास है, फिर इसमें है ना 4 संयुक्त मिल जाएंगे, तो 33 और 4 कितने हो जाएंगे, 37, और 2 जो है विकसित व्यंजन, तो इनको मिलाकर 39 हो जाते हैं। अन्यथा आपके पास कितने हैं व्यंजन है, तो 33 व्यंजन वर्ण ही है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ये संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रा, ये भी आप, है ना। अच्छा देखिए, ये जो क्षत्रिय है वो किस किस से मिलके बना होता है, तो का, शा, हा और आ, किस किस से मिलकर बना है, का, शा, हा और आ, इससे मिलके क्षत्रिय बना है ना। फिर त्रिशूल में देखें तो त, र, आ, है ना, किससे, त, र, आ से मिलके क्या बना है, त्रिशूल बना है। ज्ञानी में देखें तो ग, य और आ, किससे मिलके, ग, य और आ। और श्रा देखें तो श, र और आ, किससे, श, र और आ। तो ये वर्ण जो है इनसे मिलके बने हैं। आप इसको देख लीजिएगा एक बार, हमने आपको लिख कर दे दिया है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपको आई थिंक जो उसमें ये पूछ सकते हैं कि ये वर्ण किस किस से मिलके बना है, तो आप देख लीजिए एक बार इनको कि ये किस किस से मिलकर बने हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, हमने ये आपको दिए हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। वैसे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के ही होते हैं। कितने होते हैं, अच्छा 3 आधार पर होते हैं। व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है कितने आधार पर किया गया है, 3 आधार पर। एक साधारण तौर पर, और एक व्यंजन के सिर्फ मौलिक प्रकार होते हैं। ठीक है, तो कई प्रकार से इनको बांटा गया है, किसको, व्यंजन को। अगर हम देखें तो जैसे कि अगर मौलिक उस पर मतलब कि साधारण तौर पर देखें तो कितने प्रकार के होते हैं, तो एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतस्थ व्यंजन, और एक होता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, कौन कौन सा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन में देखें तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा या श्वास का स्पर्श कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों से होता है। क्या क्या बोला उन्होंने, स्पर्श कहाँ कहाँ से हो रहा है, तो स्पर्श व्यंजन में व्यंजन वर्ण में कौन आ जाएंगे, जिनका उच्चारण कहाँ कहाँ से हो रहा है, जिह्वा से हो रहा हो, श्वास का स्पर्श हो रहा हो, कंठ से, तालु से, मूर्धा से और दंत। इतना मतलब कि जिह्वा या श्वास का स्पर्श कंठ, तालु, मूर्धा या दंत आदि स्थानों से होता है, उन्हीं को क्या कह रहे हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। अच्छा, स्पर्श व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। कितनी होती है, स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या 25 होती है, और इसमें प्रथम 5 वर्ग के जो वर्ण हैं वो आते हैं ना। प्रथम 5 वर्ग के जो वर्ण हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम देखें तो
मतलब कि इसको ये भी बोल सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कंठ से निकलकर मुंह के किसी भाग को स्पर्श कर जाए, है ना। अगर आपको ये 4 वर्ण याद ना रहे तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण से वायु कंठ से निकलकर मुंह के किसी भी भाग का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, है ना। और इनकी संख्या 5 होती है, सॉरी 25 होती है। अच्छा, ये 5 वर्ग में बटा हुआ है। तो अभी हमने देखा कौन सा, एक तो का वर्ग, तो का के कितने हो गए, ये सारे 5 वर्ण हो गए। फिर एक होता है चा वर्ग, तो ये चा वर्ग, फिर टा वर्ग के 5, और फिर ता वर्ग के 5, और फिर इसके अलावा पा वर्ग के 5। तो जो 25 जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो सारे किस में आते हैं, 5 वर्गों में आते हैं। तो जो आपके का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग है, ये सारा किसके अंतर्गत आता है, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। किस में आते हैं, स्पर्श व्यंजन में आता है। अच्छा, का वर्ग जो होता है ये कहाँ से उच्चारित होता है, बताइए। ये जो का वर्ग होता है ये कहाँ से उच्चारित होता है, तो का वर्ग जो है वो कंठ से उच्चारित होता है। कहाँ से होता है, कंठ से उच्चारित होता है, ठीक है। का पूरा का आप पढ़ के देखेंगे तो का, खा, घा, गा, घा, णा, ये जो है ये पूरा कहाँ से निकलता है, कंठ से निकलता है। जबकि चा वर्ग जो है वो कहाँ से निकलता है, तालु से निकलता है। कहाँ से निकलता है, तालु से, तालु से निकलता है। आप पढ़ के देखिए, चा, छा, जा, झा, या, है ना। पूरा तालु मतलब हमारी जो जिह्वा है उससे निकलता है, ठीक है। फिर टा वर्ग जो है वो पूरा किससे निकलता है, मूर्धा से। किससे, मूर्धा, ठीक है। टा वर्ग तो किससे उच्चारित करते हैं, मूर्धा। मूर्धा में पढ़ के देखिए, टा, ठा, डा, ढा, णा, है ना। फिर इसके अलावा देखें तो ता वर्ग जो होता है, ता वर्ग का किससे उच्चारित होता है, तो दंत से। कहाँ से, दंत से। देखिए, ता, था, दा, धा, ना, ठीक है। उसी तरीके से पा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, तो ओष्ठ से होता है। कहाँ से होता है, ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होंठ से होता है। आप देख सकते हैं, पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है। तो हमने आपको ये बताया ये जो 4 वर्ग होते हैं, का वर्ग, तो का वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, चा वर्ग का उच्चारण तालु से होता है, टा वर्ग का उच्चारण जो होता है मूर्धा से होता है, और ता वर्ग का उच्चारण जो होता है दंत से होता है। पा वर्ग का उच्चारण जो होता है वो कहाँ से होता है, तो ओष्ठ से होता है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी हमने देखा व्यंजन के भेद कितने हैं। पहला भेद कौन सा है, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन किसको बोलेंगे, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण जिह्वा या श्वास का स्पर्श कंठ, तालु, मूर्धा, दंत जो हमने अभी उच्चारण बताया आपको, इनके अलावा ओष्ठ से होता है, स्पर्श करता हुआ जाता है, तो उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अच्छा, सभी व्यंजनों में जो आ स्वर मिला होता है, सभी व्यंजनों में क्या होता है, आ जो है वो सारे व्यंजनों में ये स्वर मिला होता है। स्वर रहित व्यंजन दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हलंत लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, अगर हमें स्वर रहित व्यंजन दिखाना है, एक मिनट देखते हैं यहाँ पर, अगर हमको है ना स्वर रहित व्यंजन दिखाना है, ठीक है। अगर एक आप इसको नोट कर सकते हैं ये चीज़ को, कि इसमें क्या लिखा है कि सभी व्यंजन जो होते हैं, आप भी अपनी नोटबुक ज़रूर बनाएं, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छे से नोट्स बनवाएंगे तो आपकी नोटबुक कंप्लीट हो सकती है ना। तो देखिए, सभी व्यंजन जो होते हैं, सभी व्यंजन में आ, है ना, ये जो छोटा आ है स्वर मिला होता है, ठीक है। अच्छा, ये स्वर मिला होता है कैसे, जैसे कि हम उदाहरण में आपको बता दें, जिसे हमने लिखा चा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये आधा चा और प्लस आ, तब जाके ये पूरा बना होता है चा। अच्छा, अगर है ना आपका व्यंजन स्वर रहित है, क्या
व्यंजन जो है आपका, व्यंजन स्वर रहित है तो उसको किससे बताएंगे, तो हलंत से बताते हैं। उसको किससे बताते हैं, तो हलंत से। अच्छा, हलंत, हलंत क्या, ऐसे है ना, नीचे की ओर ऐसे ये लगा रहता है, हलंत से दर्शाते हैं। ठीक है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक, तो हमने आपको ये बताया है कि जो व्यंजन होते हैं वो सभी मतलब कि सभी व्यंजन में आ स्वर जरूर आता है, और अगर स्वर के बिना लिख रहे हैं तो फिर हमको कौन सा साइन बनाना पड़ता है, ये हलंत का जो है प्रयोग करना पड़ता है। अच्छा, जैसे क, फ है ना, ये आधे हलंत से बना सकते हैं। चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। अगर इसका हम देखें तो हमने देखा इसको, ये जो चा वर्ग है हमने इसको तालु से बोलते हैं, इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इस वाले वर्ग को तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है। ठीक है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है ना। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। चा, छा मतलब ज़्यादा घर्षण होके आता है, क्योंकि इनका उच्चारण अत्यधिक घर्षण के साथ होता है, इसलिए ही इसको स्पर्श संघर्षी बोला है। ठीक है, चल, आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। अब हम दूसरा देखते हैं कि दूसरा हमारा प्रकार कौन सा है, तो दूसरा प्रकार है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं, ऐसे वर्णों का उच्चारण ना तो स्वर की तरह होता है और ना ही व्यंजन की तरह होता है। मतलब ऐसे वर्ण, इनका उच्चारण ना तो किसकी तरह हो रहा है, स्वर की तरह हो रहा है, और ना ही इनका उच्चारण व्यंजन की तरह हो रहा है। इनके उच्चारण में जीभ, तालु, दांत, ओष्ठ आपस में सटे रहते हैं। मतलब कि ऐसे जिनको इसमें जीभ भी स्पर्श हो रही होगी, तालु भी हो रही होगी, दांत या ओष्ठ, ये सभी जो हैं वो क्या होते हैं, आपस में स्पर्श होते हैं। तो इसको लेकिन उसमें पूर्ण स्पर्श नहीं होता, पूरी तरीके से स्पर्श नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं, है ना। मतलब कि इनके व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा पूरी तरीके से मुख के किसी भी भाग को नहीं छूती है ना। इनके उच्चारण कैसे होते हैं, स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती होते हैं ना। ऐसे व्यंजनों को हम क्या कहते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंत्यस्थ व्यंजन की जो संख्या होती है वो कितनी है, तो 4 है। कितनी है, 4 है। कौन कौन से, य, र, ल, व, है ना। ठीक है, ये कैसे होते हैं, य, र, ल, व, ये जो है अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। किस में आते हैं, अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। अच्छा, ये जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं इनको इसमें जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन में जो इसके मतलब या, रा, ला, बा, ये सब जो बोला जाता है, इसमें क्या होता है, कुछ और भी, जैसे कि इनको बोलने में इसमें 2 टाइप भी होते हैं। जैसे प्रकंपित व्यंजन, जिसे लुंठित व्यंजन भी कहते हैं, और पार्श्व व्यंजन, मतलब इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसको, अंतस्थ व्यंजन को, एक प्रकंपित व्यंजन और दूसरा पार्श्व व्यंजन। देखो, प्रकंपित व्यंजन कौन से होते हैं, जिन्हें उच्चारण में जीभ का आगे का भाग वायु वेग के कारण कांपता हो। जैसे रा जब बोलेंगे तो हम देखते हैं आगे की हमारी जो जिह्वा है वो क्या होती है, वाइब्रेट होती है। तो ऐसा मतलब वायु के वेग के कारण क्या होता है, आगे जो रा बोलने में हमारी जीभ जो होती है वो कैसी होती है, कंपित होती है। इसलिए ऐसे व्यंजनों को प्रकंपित व्यंजन या फिर लुंठित व्यंजन बोलते हैं। वहीं पर अगर पार्श्व व्यंजन बोला जाए तो मतलब पार्श्व भी किस में आएगा, इसी के अंतर्गत आएगा। मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर रहे कि ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा था, तो ये था प्रकंपित व्यंजन, है ना। कौन सा है ये, प्रकंपित व्यंजन।
आप इसके नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि हम पीडीएफ जो देंगे तो पीडीएफ में हर एक चीज़ नहीं लिखी रहती, क्योंकि कुछ चीज़ हम एक्स्ट्रा भी बताते हैं तो वो आपको हो सकता है पीडीएफ में ना मिले, तो इसलिए आप इसके नोट्स भी बना लें। दूसरा कौन सा है, पार्श्व व्यंजन है। कौन सा है, देखो पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। ये 2 व्यंजन होते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि प्रकंपित में तो कौन से आ जाते हैं, तो प्रकंपित व्यंजन में कौन से आ जाएंगे कि ऐसे मतलब कि जिनको हमारे मतलब कि रा जब हम बोलते हैं तो हमारी जिह्वा की आगे का भाग क्या होता है, वाइब्रेट होता है। वहीं अगर पार्श्व में बोला जाए तो जिस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा का क्या हो, आगे का भाग जो है मसूड़ों को छूता हो, मसूड़ों को छूकर बोला जाता है और वायु जिह्वा के पार्श्व में से निकलती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, पार्श्व व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि ला जो है, ला बोलेंगे तो हमारी जो जिह्वा है वो हमारे मसूड़ों को क्या करती, छूती है ना। देखिए बोल के देखिए आप, ला, और ये क्या होती है, पीछे से मतलब वायु निकल रही होती है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आने वाले प्रकंपित व्यंजन और पार्श्व व्यंजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तीसरा है संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। क्या होता है, संघर्षी या फिर ऊष्म व्यंजन। तो इसके अंतर्गत क्या बोलेंगे कि इन वर्णों के उच्चारण में श्वास घर्षित होते हुए हल्की गर्म होकर मुख से बाहर निकलती है। इसमें क्या होता है, क्या होती है, इन वर्णों का उच्चारण जो होता है श्वास में घर्षित होते हुए हल्की गर्म होकर और वायु से क्या हो जाती है, मुख से वायु क्या होती है, बाहर की ओर आती है, तो गर्म होती है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अगर हम देखें तो मतलब इन व्यंजनों का उच्चारण में हवा मुंह के किसी भी स्थान को रगड़ती है और रगड़ करके बाहर निकलती है, और बाहर निकलती है तो उससे क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है ना, इसलिए भी इसको ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। और इसमें 4 आते हैं, कौन सा, शा, शा, सा और हा, है ना, इसके अंतर्गत ये वर्ण आते हैं। ठीक है, आपको ये समझ आ रहे होंगे, आई होप। ठीक है, और अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं 4th नंबर का क्या है, संयुक्त व्यंजन। कौन सा है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन पर अगर हम चर्चा करें तो हमने पहले ही देखे थे कि त्रिशूल वाला त्र, ज्ञानी, श्रा और क्षत्रिय वाला श, है ना, ये सब क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगर एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या होते हैं, एक से अधिक अगर व्यंजन मिलकर आपस में एक व्यंजन वर्ण बना रहे हैं तो ये क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और ये जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वास्तव में व्यंजन वर्ण नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं, वर्णों के सहयोग से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं, सहयोग से मिलकर बने होता है, लेकिन समय परिवर्तन के साथ उन्हें भी व्यंजन वर्ण कह दिया गया है। ठीक है, चल नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या था, संयुक्त वर्ण था। क्या था, ये संयुक्त वर्ण था। और अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, चलिए अब हम देखते हैं कुछ थोड़ा सा और इसी में कि इसके अलावा अगर कुछ आगत वर्णों को भी इसके अंतर्गत रखा गया है, जिसमें से 2 आगत वर्ण हैं। कौन कौन से, एक है जा और एक है फा। कौन सा है, एक है जा और एक है फा। ये 2 आगत वर्ण होते हैं। दरअसल क्या होते हैं, ये विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, लेकिन इनका अध्ययन करना आवश्यक नहीं है ना, इसमें अपने में नहीं जुड़े हैं, तो लेकिन आप फिर भी याद रखिए ये 2 वर्ण जो हैं उनको आगत वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगत वर्ण कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण के स्थान, उच्चारण के स्थान के आधार पर देखें तो व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर भी किया जाता है। मतलब कि एक वर्ण मुख के किस भाग से बोला जा रहा है उस हिसाब से भी इसके जो है व्यंजन के प्रकार बताए गए हैं। ठीक है,
तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे कंठ से, ठीक है, तो कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं, तो पूरा का वर्ण जो है पूरा कंठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है, का वर्ग जो है पूरा कंठ से बोला जाता है। फिर उसके बाद कौन कौन से का, खा, गा, घा, णा और हा और विसर्ग, ये 2 एक्स्ट्रा है ना। का पूरा का वर्ग तो बोला ही जाता है, इसके अलावा हा और विसर्ग जो है वो कंठ से बोले जाते हैं। फिर इसके बाद तालु से क्या बोला जाता है, तो पूरा चा वर्ग जो है वो तालु से बोला जाता है। इसके अलावा 2 वर्ण और हैं, या और शा, वो भी क्या किससे बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। फिर मूर्धा से देखें तो मूर्धा से पूरा टा वर्ण बोला जाता है। इसके अलावा रा और शा, कौन सा, रा और शा जो है वो भी मूर्धा से बोला जाता है। फिर इसके बाद दंत, दंत में पूरा ता वर्ण बोला जाता, वर्ग बोला जाता है, और 2 कौन से, ला और शा, ला और सा, ये दोनों भी किससे बोले जाते हैं, दंत से बोले जाते हैं। फिर जो है ओष्ठ, ओष्ठ किससे बोला जाता है, तो ओष्ठ पूरा पा वर्ग जो है वो ओष्ठ से बोला जाता है। इसके अलावा जो है वा से वन वाला जो है उससे भी बोला जाता है, क्या, ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, तो अच्छा ना, इसमें जो रहता है ओष्ठ में क्या होगा, तो इसमें निचला होठ जो रहता है ऊपर के दांतों को छूकर और बोलता है ना, जैसे वा, फा, है ना, पा, बा, ये इस तरीके से। अगर दंत में देखें तो दांतों से, मूर्धा में देखें तो मुख से, ठीक है, मुख से बोला जाता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो तालु में देखें तो जो तालव्य से बोले जाते हैं, और कंठ मतलब कि हमारे गले से बोले जाते हैं। ठीक है, ये जो थे उच्चारित होने के स्थान के आधार पर इनके प्रकार थे। किसके प्रकार थे, तो ये जो है उच्चारण के आधार पर ये प्रकार थे। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न के आधार पर, तो प्रश्न के आधार पर कितने होते हैं, तो व्यंजनों के वर्णों का वर्गीकरण श्वास और जिह्वा मतलब कि जीभ के प्रश्न के आधार पर भी किया गया है। जैसे श्वास का कंपन, टकराव, अवरोध इत्यादि की द्वारा भी इसको अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। किसको, जो मतलब कि बोला जाए स्वर तंत्रिकाओं के कंपन के आधार पर भी वर्णों को, जो व्यंजन हैं उनको अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे कि श्रेणी के आधार पर देखें तो घोष और आघोष कौन कौन से होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है घोष, जिसे सघोष भी बोला जाता है, घोष को ही सघोष भी बोला जाता है, और एक होता है अघोष, है ना। अब ये जो ऐसे मतलब कि हमारे गले में स्वर यंत्र होते हैं, ठीक है, जिसके उच्चारण के समय इसमें कंपन होता है, तो इसके आधार पर ही हम 2 भागों में बांट देते हैं। कौन सा, घोष और अघोष। घोष को ही सघोष भी बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे वर्ण जिनके जो अकारांत मतलब अंत के भाग में, कौन से, अंत के भाग में के उच्चारण में झंकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। क्या बोला गया है कि ऐसे वर्ण जिनके अंत भाग के उच्चारण में झंकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, मतलब कि जिन वर्णों को उच्चारित करने में हमें स्वर तंत्रिकाएं हमारी क्या होती हैं, कंपन होती हैं, इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, सघोष कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, घोष या फिर सघोष। तो आप इसको याद रखें कि ध्वनि जो है क्या होती है, इसमें कंपन करती है ना ध्वनि। जो हमारे तंत्र, स्वर तंत्र होते हैं उनमें क्या होता है, कंपन होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सघोष कहा जाता है। अगर उसी तरीके से हम अघोष बोलें तो अघोष वर्ण क्या होते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में जो स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है उसको हम अघोष कह देते हैं, है ना। तो क्या होता है, जिनमें स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो रहा है उसको सघोष बोलेंगे, और जिस वर्ण के उच्चारण में अगर स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, अघोष वर्ण बोल देते हैं। अच्छा, कुछ सघोष और अघोष वर्ण क्या होते हैं, तो आप याद रखें, जो सघोष वर्ण होते हैं कौन से, ये जो सघोष वर्ण होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग के
3, 4 और 5वां वर्ण। कौन सा? प्रत्येक वर्ग के तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और 5वां वर्ण। ठीक है, तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण जो है वो क्या है? तो वो क्या होता है? सघोष होता है। जबकि अघोष में कौन सा जाएगा? तो पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। ठीक है, पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, पहला और जो दूसरा वर्ण है वो क्या हो जाएगा? तो पहला और दूसरा वर्ण ठीक है, तो पहला और दूसरा वर्ण किस में जाएगा? अघोष में आएगा। और सघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं? हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है, तीसरा, चौथा, 5वां सघोष वर्ण। अघोष कौन से हैं? पहला और दूसरा वर्ण। जैसे पहला, दूसरे में का, खा, चा, छा, टा, ठा और ता, था, पा, फा और शा, शा, सा। ये सारे वर्ण कौन से हो जाते हैं? तो ये सघोष हो जाते हैं। ठीक है, वहीं अघोष हो जाते हैं। और सघोष में फिर पीछे के गा, घ, ण, चा, जा, झ, या और डा, ड़ा, णा, दा, धा, ना, बा, भा, मा, या, र, ला, व, ह। ये क्या हो जाते हैं? तो ये सारे सघोष हो जाते हैं। अच्छा, सघोष में इसके प्लस में क्या जाएगा? सभी स्वर। सभी स्वर भी क्या आ जाते हैं हमारे? तो सभी स्वर भी क्या हो जाएंगे? सघोष होते हैं। कौन से होते हैं? क्या होता है? इसमें पहला और दूसरा वर्ण चलेगा। इसमें पहला और दूसरा वर्ण और ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं। जबकि इसमें पूरे कौन से? तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण और सभी स्वर जो होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? सघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझते हुए चलिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप चाहें तो इसका शॉर्ट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चल अब हम देख लेते हैं अगला। अगला है अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण में ये उच्चारण की में लगे प्रश्न की दृष्टि से हैं। ये कैसे हैं? उच्चारण में अगर आपको किस हिसाब से प्रश्न कर रहे हैं बोलने में तो उसके हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं, है ना। उच्चारण में के समय जो श्वास की मात्रा के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है। तो एक को बोलते हैं अल्प प्राण और एक को बोलते हैं महाप्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं देख लेते हैं हम थोड़ा सा कि इस खंड में प्राण का अर्थ श्वास मतलब सांस से है। व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से कम और अधिक श्वास निकालने के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण को क्या कर दिया गया? विभाजित किया गया है। ठीक है, तो अगर अल्प प्राण और महाप्राण देखें तो उससे पहले जैसे हम अल्प प्राण किसको बोलेंगे? तो अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है। इसमें क्या होता है? अल्प प्राण में क्या होता है? मुख से कम वायु निकलती है। 1 मिनट रुकिए, हम आपको साइड में चल, है ना, इधर ही लिख कर बता देते हैं कि अल्प प्राण जो होते हैं, अल्प प्राण में क्या होती है? तो यहाँ से मुख से क्या होती है? कम मतलब कि इसको उच्चारित करने में मुख से कम वायु निकलती है ना। इससे क्या होती है? मुख से कम वायु निकलती है। ठीक है, कम वायु निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। अच्छा, अल्प प्राण जो होते हैं वो कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो अल्प प्राण में आएगा पहला वर्ण होता है हर एक वर्ग का, फिर तीसरा वर्ण होता है और कौन सा होता है? 5वां वर्ण होता है। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो रहेगा वो अल्प प्राण कहलाता है। वहीं पर अगर महाप्राण बोला जाए तो महाप्राण में क्या जाएंगे? तो महाप्राण किसको बोला जाएगा कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से क्या होती है? अधिक मतलब कि श्वास की मात्रा अधिक होती है ना। मुख से क्या होती है? श्वास की मात्रा क्या होती है इसमें? अधिक
मात्रा में क्या निकलती है, वायु निकलेगी, है ना। अधिक मात्रा में वायु मतलब श्वास निकलती है, उसको हम क्या कह देते हैं, महाप्राण कहते हैं। अच्छा, ये जो महाप्राण होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, तो ये दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण होंगे, क्योंकि पहला वर्ण और तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण तो किस में जाता है, अल्प प्राण में। वहीं दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण में आता है। और ये जो महाप्राण होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी जो संख्या है वो कितनी है, संख्या 14 है। इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 14 होती है। ठीक है, इनकी संख्या 14 है। अब ये जो महाप्राण में कौन कौन से जाते हैं तो देखेंगे तो पूरा पहला जैसे का वर्ग है उसमें का, तीसरा कौन सा है, गा और णा, है ना। तो ये तीन, पहला तीसरा और पांचवा, हर एक वर्ग के पहला तीसरा पांचवा जो है वो किसके अंतर्गत आ जाता है, अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो सा रा ला बा भी किसके अंतर्गत आते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। कौन से, सा रा ला बा भी क्या होते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके प्लस में अगर हम देखें तो स्वर जो हैं वो भी किस में आते हैं, तो अल्प प्राण में ही आते हैं। सारे स्वर किस में आते हैं, अल्प प्राण में ही आते हैं। अच्छा, अब अगर महाप्राण में देखें तो कौन कौन से हो जाएंगे, दूसरा और चौथा, तो कौन सा, हर एक वर्ग का खा घा, छा झा, टा दा ड़ा, है ना, था धा, भा भा, और कौन से ऊष्म व्यंजन, है ना। सारे ऊष्म व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो किसके अंतर्गत जाते हैं, तो हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एक दो वर्ण कौन से होते हैं, जैसे अयोग्य वर्ण होते हैं। एक मिनट रुकिए आप, अयोग्य बहा वर्ण होते हैं। ठीक है, स्पर्श हैं, फिर ये व्यंजन के भेद। इसमें अगर हम देखें तो अयोग्य बहा वर्ण भी होते हैं। ठीक है, अयोग्य बहा वर्ण कौन से होते हैं, हाँ इसमें देखते हैं। इसमें क्या होते हैं, अयोग्य बहा वर्ण होते हैं। अयोग्य बहा वर्ण में कौन से जाते हैं, ए से स्वर या व्यंजन की गिनती में नहीं आते, और आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार इन्हें स्वर भी नहीं कहा गया है, और व्यंजन की तरह पूर्ण रूप पर भी मतलब ये नहीं आते, तो इनको क्या कहते हैं, अयोग्य बहा कहते हैं। और अयोग्य बहा वर्ण कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन से होते हैं अयोग्य बहा वर्ण, एक सेकेंड, अयोग्य बहा वर्ण। ठीक है, अयोग्य बहा वर्ण कौन से होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो वर्ण होते हैं अयोग्य बहा, तो पहला वर्ण होता है अम, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, अहा। इन दोनों को किस में बोला गया है, अयोग्य बहा वर्ण में बोला गया है। किस में बोला गया है, अयोग्य बहा वर्ण में बोला गया है। ठीक है, इसमें जो इनको अयोग्य बहा ध्वनि भी बोला जाता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा कि दो अयोग्य बहा वर्ण होते हैं, कौन से, आम और आहा। ठीक है, तो आज की हमारी ये जो क्लास थी, हमने आपको व्यंजन वाली जो क्लास पढ़ाई है आज की, तो उसमें हमने आज आपको क्या पढ़ा दिया कि व्यंजन किसको बोलते हैं। तो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हिंदी भाषा में जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। और व्यंजन हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 33 है। उदाहरण के लिए जो का वर्ग, चा वर्ग और जो कि ता वर्ग होता है, और टा वर्ग और ता वर्ग और फिर पा वर्ग, ये जो है पूरे व्यंजन होते हैं। इसके अलावा फिर हम इसके अलावा कौन कौन से वर्ण मिला लेते हैं जिससे कि व्यंजन वर्ण बन जाते हैं। तो अगर हम इसमें संयुक्त और विकसित व्यंजनों को भी मिला लिए जाए तो इसमें 39 वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा था ये सारे वर्ग देखे थे,
ठीक है, कैसे कैसे क्या बन रहे हैं। फिर व्यंजन के भेद, तो व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो अगर सभी व्यंजन आस स्वर से ही मिलकर बने होते हैं, और जिसमें अगर जिस व्यंजन में स्वर नहीं होता है तो उसे हलंत से दर्शाते हैं। फिर स्पर्श व्यंजन था, जिसमें है ना क्या हो रहा था कि जिन वर्णों को उच्चारण करने से कंठ, तालु, मूर्धा आदि से स्पर्श होकर हमारी जिह्वा स्पर्श होती है, श्वास आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये कितने थे, 25 थे। फिर उसके बाद हमने अंतस्थ व्यंजन पढ़े थे, ये ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं, और इनके उच्चारण में जीभ, तालु, दांत, होंठ आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, तो उसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 थे, 11 लावा। और ये फिर अंतस्थ व्यंजन भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रकंपित और पार्श्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा संघर्षी ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, तो इन वर्णों के उच्चारण में श्वास घर्षित होते हुए गर्म, मतलब हल्की गर्म होकर मुख से बाहर निकलती, उन्हें संघर्षी या फिर ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और ये भी 4 प्रकार के थे, शा, सा, शा, 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 सा और हा। ठीक है, फिर संयुक्त व्यंजन देखे थे कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, कि जो आपस में मतलब कि एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कह रहे थे, जैसे क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रा। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा कि 2 आगत वर्ण भी है हमारे पास, जा और फा। ठीक है, फिर इसके बाद उच्चारण के आधार पर तो जो व्यंजन है वो मुख के मतलब ये जो वर्ण व्यंजन वर्ण है, इनको अगर मुख इनको उच्चारित करते समय अगर हमारे मुख का कोई भाग इनसे टकरा रहा है तो उसके आधार पे, जैसे कंठ से आ रहे हैं तो उसमें कंठ से बोलने वाले, फिर तालु से, जैसे चा वर्ग जो है पूरा तालु से बोला जाता है, मूर्धा जो है टा वर्ग बोला जाता है, दंत से जो है टा वर्ग पूरा दंत से निकलता है, ओष्ठ से जो है पा पूरा वर्ग निकलता है। फिर इसके बाद हमने प्रश्न के आधार पे बताया था कि प्रश्न के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जैसे सघोष, अघोष। सघोष क्या होता है, जब हमारे बोलते समय हमारी जो स्वर तंत्रिकाएं कंपित हो रही हैं तो उसको हमने घोष बोला, और जो कंपित नहीं होती हैं जिसमें उसे अघोष बोला हमने। और सघोष में कितने होते हैं, तो सघोष या घोष में 3, 4, चौथा और 5वां वर्ण आता है, जबकि जो अघोष है उसमें पहला और दूसरा वर्ण आता है। फिर हमने देखा कि अल्प प्राण, महाप्राण होते हैं, तो अल्प प्राण में क्या होता है, वायु कम मतलब कि कम वायु निकलती है, और अधिक वायु निकलेगी तो वो महाप्राण होता है। अब अल्प प्राण में पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आता है, जबकि महाप्राण में क्या होता है, दूसरा और चौथा वर्ण आता है। तो आज की हमारी क्लास आज कंप्लीट होती है। कल हमने स्वर पढ़ा दिए थे, आज हमने पूरा व्यंजन कंप्लीट करा दिया है। अब हम अगले टॉपिक को पढ़ाएंगे हिंदी में। इसके अलावा हम बता दें आपको कि जो अभी हमारी मध्य प्रदेश की एमपी की हिस्ट्री चल रही है, क्लास चल रही है। आप अगर एमपी का एग्ज़ाम अगर देंगे तो आपको एमपी जीके तो हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, तो आप हमारी इन क्लासों को भी देख सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर हर एक एग्ज़ाम में आता है, तो कंप्यूटर की क्लास भी चल रही है। आपको इनको एमसीक्यू फॉर्म में लिया गया है हमने। और इसके अलावा आप अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हमने प्राचीन हिस्ट्री, मध्यकालीन हिस्ट्री, आधुनिक हिस्ट्री, इन सभी हिस्ट्री के अलग अलग हमने मैराथन ली हैं, और हर एक मैराथन में 150+ क्वेश्चंस हमने आपको कंप्लीट कराए हैं। तो अगर आप इन क्लासों को भी पढ़ना चाहते हैं तो हम इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे प्लेलिस्ट की लिंक दे देंगे, जहां से आप जाकर इन क्लासों को भी वॉच कर सकते हैं। और आज की जो हमारी क्लास थी वो व्याकरण पे बेस्ड थी, और हमारी आज की सेकंड क्लास थी। आपने फर्स्ट क्लास को भी अच्छे से देखा है, आप सेकंड क्लास में भी बहुत अच्छे से बने रहे होंगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ। और आप हमारी क्लास को शेयर कर रहे होंगे सभी के साथ। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जाते जाते क्लास को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। कल फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।
और फिर अगला टॉपिक देखेंगे। इसके अलावा हम आपको और भी अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स ज़्यादा जल्दी जल्दी आ रहे हैं आएंगे, जिसमें से ज़्यादा आता है हम वो वाले टॉपिक्स आपके लिए लेकर आएंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई सा टॉपिक पहले कंप्लीट करना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम हो सकेगा तो हम वो टॉपिक आपको पहले कंप्लीट करा देंगे। तो आपको आज की क्लास हमारी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। और क्लास को जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर करती जाइए। कल फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद दोस्तों।